सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान प्रथम पेपर राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूल आधार, जिसमें आपके एक पाठ है सरकार के अंग। सरकार के अंग का ये तीसरा भाग है। इससे पहले हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को पढ़ा। आज हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की तरफ से भी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें से कैसे प्रश्न आपके आते हैं, उनके संबंध में भी बात करेंगे और न्यायपालिका का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी इसके पढ़ने के बाद इसमें से शायद ही कोई टॉपिक बचेगा जो आपके एग्जाम में यानी इससे अलग हो। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा एक टेक्स्ट वीडियो है। तो मैं आपसे एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा जैसे आप वैसे मॉडल पेपर वगैरह देखते हैं, मॉडल का भी अपना महत्व होता है, क्वेश्चन बैंक का भी अपना महत्व होता है। इसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक का जो वीडियो होता है उसका सबसे अधिक महत्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में से जब हम पढ़ते हैं तो ये मात्र आधे घंटे का वीडियो है और आधे घंटे में हम क्या है कि इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न है वो हल कर लेंगे। यानी इनसे बाहर है वो कुछ भी नहीं होगा। तो यूं कह सकते हैं कि जब हम पढ़ेंगे तो न्यायपालिका की पूरी तस्वीर हमारे सामने होगी। यानी जैसे न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका की परिभाषाएं क्या है, न्यायपालिका का महत्व क्या है, इसकी स्वतंत्रता क्या है, तो सब कुछ है वो हमारे सामने होगा। तो हमें सबसे ज्यादा किताब के जो टेक्स्ट वीडियोज है उनका अध्ययन करें, ताकि आपके किसी प्रकार की यानी प्रश्न छूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। और इसके अलावा आपके कॉलेज में बहुत ही अच्छे अंक आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट वीडियोज का अध्ययन करना चाहिए। मॉडल का अर्थ होता है कि हम उस पेपर को कैसे हल कर सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए उनका अध्ययन भी हमें करना चाहिए। क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक से हमें प्रश्नों की लिमिट का ध्यान लग जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है, और वैसे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो हमें ये तीनों को मिलाकर के यदि हम चलते हैं तो हमारे स्कोर अच्छे आते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि अगली साल यानी जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तब भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और अगला वीडियो जब भी अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, इसमें से परीक्षा के लिए आपके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आधुनिक राज्य में न्यायपालिका के क्या कार्य हैं। आधुनिक राज्य नाम भी आ सकता है या इतना भी आ सकता है कि न्यायपालिका के क्या कार्य हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के उपायों का उल्लेख कीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को कैसे स्वतंत्र रखा जा सकता है, उल्लेख कीजिए। तो आपके प्रश्न जैसे मान लो किसी लाइन को उठा करके भी दिया जा सकता है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता शब्द है ये अवश्य ही आपके आएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या महत्व है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है। विश्व में प्रचलित न्यायपालिका के संगठन को समझाइए। यानी विश्व में किस प्रकार की न्यायपालिकाएं प्रचलित है, उनका कैसे यानी न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप जरूर समझिएगा, ताकि आपके लिए भविष्य में भी काम आए जब आप आगे की तैयारी करने जा रहे हैं। जैसे मान लो आप फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, या जैसे मान लो आप यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो सरकार के अंग में हम आज न्यायपालिका पढ़ेंगे, और न्यायपालिका का अर्थ या ये परिभाषा जो है, इसका अर्थ क्या है, यानी परिभाषा क्या है। यानी ऐसी सत्ता जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों को हल कर सके और शासक वर्ग को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य कर सके, इन कार्यों को रोकने वाली सत्ता का नाम न्यायपालिका है। यानी पारस्परिक विवादों को रोकना और शासन की जो सीमाएं, जब वो यानी शासक जो है अपनी सीमाओं में नहीं रह करके और सीमाओं को हट करके कोई काम करता है, उसे रोकने वाली जो संस्था या सत्ता होती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने की संस्थागत व्यवस्था है। तो ये न्यायपालिका जो है वो सरकार के अंगों का तीसरा अंग है। सरकार के तीन ही अंग माने गए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का क्या महत्व क्या है, देखिए न्यायपालिका का महत्व क्या है। राज्य के आदिकाल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में न्याय विभाग का अस्तित्व सदैव ही रहा है। वैसे यदि आप देखते हैं कि इनसे पहले के जो वीडियो है, इनसे पहले के जितने भी वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यानी
आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, जिसमें आप टेलीग्राम पर यानी ऐड भी हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। वैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये सारे पार्ट है, यानी राजनीति विज्ञान के जितने पार्ट है वो सारे आपको मिल जाएंगे। अस्तित्व सदैव से रहा है न्यायपालिका का, और सामान्य जनता के दृष्टिकोण से न्यायिक कार्य का संपादन सदैव ही महत्व रखता है। डॉक्टर गवर्नर इसके बारे में क्या लिखते हैं? डॉक्टर गवर्नर लिखते हैं कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, ये बात समझ में आ सकती है, लेकिन किसी भी समाज में ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं हो। अर्थात ऐसा कोई समाज नहीं बनता जिसमें न्यायपालिका की, या आप कह सकते हैं कि न्याय की व्यवस्था नहीं हो या न्याय करने वाले व्यक्ति नहीं हो। तो ऐसी कोई व्यवस्था संसार में बनी ही नहीं है। इसी के शब्दों में कैंट क्या कहते हैं? कैंट कहते हैं कि जिस देश में कानूनों की व्याख्या करने और उन्हें कार्यान्वित करने, अधिकारों को प्रभावित बनाने के लिए कोई न्याय विभाग नहीं होता, वहां शासन ही नष्ट हो जाता है। कांट कहते हैं कि जहां पर कानूनों की को व्याख्या करने वाला, कानूनों को समझाने वाला, कानूनों को लागू करने वाला और व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला यदि कोई न्याय विभाग नहीं होता है तो वह शासन होता ही नहीं है, वो शासन नष्ट हो जाता है। तो शासन को मर्यादा में रखने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे प्रजातंत्री जो शासन है या लोकतंत्र है, इसको जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा है। लेकिन यदि निष्पक्ष, शीघ्र और सर्वजन सुलभ न्याय नहीं होगा तो यह जो जनता का जो शासन है एक मिथ्या धारणा बनकर रह जाता है। यानी अगर मान लो वहां पर न्यायपालिका नहीं है तो ये केवल और केवल एक परिभाषा मात्र रह जाता है, जबकि उसमें व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। इसमें देखिए, वो तो था न्यायपालिका का महत्व। संघात्मक शासन में इसका विशेष महत्व होता है। एक प्रश्न आपके आ सकता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से क्या आशय है? ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत देखिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका अभियोगों के निर्णय के साथ साथ संविधान की व्याख्या और रक्षा का काम भी करती है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और रक्षा करती है। न्यायपालिका केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में से कोई भी एक पक्ष संविधान द्वारा निश्चित सीमाओं के उल्लंघन का प्रयत्न करता है तो न्यायपालिका उनके कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो चाहे कोई राज्य सरकार है चाहे केंद्रीय सरकार है, उनमें से कोई भी सरकार अगर संविधान के नियमों का उल्लंघन करके कोई कानून बनाती है तो उन कानूनों को अवैध घोषित करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है, न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जाना जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या हुआ? जैसे कानून संविधान में बना हुआ है, उस कानून के विरुद्ध किसी संस्थान यानी किसी जो विरुद्ध कानून बना दिया तो उस कानून की व्याख्या करने यानी उस कानून का अवलोकन करना, पुनः अवलोकन करके उसे रद्द करवाना, दैट इज न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जाना जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात थी। अगला प्रश्न आपके आ सकता है कि न्यायपालिका के कार्य क्या है, उनका वर्णन कीजिए। न्यायपालिका क्या काम करती है? न्यायपालिका सबसे पहला काम है अभियोगों का निर्णय। अभियोग जो लगाए जाते हैं उनका निर्णय देना न्यायपालिका का काम है। व्यक्तियों में विचार भेद और स्वार्थों की भिन्नता के कारण फौजदारी और माल संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और विद्यमान कानूनों के आधार पर इन विवादों का निर्णय करना न्याय विभाग का सर्वप्रथम काम होता है। यदि मान लो एक दूसरे पर जो अभियोग लगाए जाते हैं, फौजदारी या माल संबंधी जो विवाद होते हैं, उन विवादों के बीच में निर्णय करने का काम भी न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका का दूसरा काम होता है कानूनों की व्याख्या करना। प्रत्येक परिस्थिति में कानूनों की अधिकारपूर्ण व्याख्या करने का काम न्यायपालिका द्वारा किया जाता है और न्यायपालिका कानून विषयक संदेहपूर्ण परिस्थितियों की निश्चित व्याख्या देकर के उनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके कानून का क्षेत्र व्यापक बना सकती है। यानी न्यायपालिका जब कानूनों की व्याख्या करती है तब ही एक मानव समुदाय को ध्यान होता है कि कानून क्या है, कानून कितना व्यापक है, कानून के कितने लंबे हाथ होते हैं। यानी उनकी व्याख्या है वो न्यायपालिका ही कर सकती है। इसके अलावा है औचित्य के आधार पर कानून निर्माण करना। न्यायपालिका का काम एक
यानी कानून निर्माण करना भी है। न्यायपालिका में अनेक ऐसे विवाद उपस्थित होते हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं किया जा सकता, वर्तमान जो कानून है उसके द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन इस प्रकार के विवादों का निपटारा करके विवेक और औचित्य के आधार पर, स्वाभाविक तथ्य के आधार पर, स्वाभाविक तथ्य के सिद्धांतों का आश्रय लेकर के न्यायालयों द्वारा केस लॉ, न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून केस लॉ यानी लेकर न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय किया जाता है, क्या किया जाता है? जैसे मान लो इस प्रकार के कानून हैं या इस प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया है, लेकिन उस विवाद का उल्लेख है वो हमारे संविधान के कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है। तो अब क्या करेगा, यानी न्यायपालिका क्या करेगी? विवेक से और उसका औचित्य और स्वाभाविक तथ्य को समझ करके, और फिर क्या है कि न्यायालयों के द्वारा उसके संबंध में निर्णय दिया जाता है, तो उसे केस लॉ भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपके छोटा प्रश्न आ सकता है, केस लॉ या न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून किसे कहते हैं? केस लॉ या न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून किसे कहा जाता है? केस लॉ, केस लॉ LAW, यानी न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपके आ सकता है लघुतरात्मक प्रश्नों में। तो इसके बीच में ही मैं आपको बता दूं कि न्यायाधीश औचित्य, धर्म और सत्य के आधार पर जो निर्णय करते हैं वह एक परंपरा को उत्पन्न कर देता है। जैसे मान लो किसी न्यायाधीश ने कोई निर्णय दे दिया, ठीक है, अब क्या है कि वही निर्णय जब मान लो कुछ वर्षों के बाद रिपीट हो जाता है, ठीक है, और जब तीसरी बार रिपीट होता है तो वो क्या हो जाता है? एक कानून बन जाता है, परंपरा को उत्पन्न कर देता है। यदि अन्य न्यायाधीश भी समान परिस्थितियों में इसी प्रकार का निर्णय करे तो परंपरा के आधार पर नवीन कानून का निर्माण हो जाता है। इसे केस लॉ या न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून कहते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे जो जजों के जो निर्णय दिए गए हैं, फिर क्या है कि दूसरी बार उसी निर्णय को, ऐसी परिस्थिति में उसी निर्णय को क्या हुआ? रिपीट किया गया, और तीसरी बार मान लो रिपीट कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाती है? एक परंपरा बन जाती है, और उसे केस लॉ कहा जाता है, यानी न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। चौथा इसका काम है व्यक्ति स्वातंत्र्य और अधिकारों की रक्षा। आदमी स्वतंत्रता चाहता है, अपने अधिकारों की रक्षा चाहता है, तो उन अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में दो तरफ से, एक तो अन्य व्यक्तियों द्वारा या राज्य द्वारा बाधा उपस्थित की जा सकती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाने का प्रयास करता है, या राज्य मान लो एक वर्ग को दबाने का प्रयास करता है, एक वर्ग को विशेष महत्व देता है, तो न्याय विभाग क्या करता है? इन बाधाओं को दूर करने का काम, दूर करते हुए स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। पांचवा इसका काम है घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना। कभी कभी जाने अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो अस्पष्ट होते हैं और पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। तो न्यायालयों को ऐसे कानूनों के संबंध में निर्णय देने का अधिकार होता है जिनको घोषणात्मक निर्णय के अंतर्गत कहा जाता है, या वो अंतर्गत आते हैं। घोषणात्मक निर्णय का अर्थ है कि जैसे मान लो जब कोई व्यवस्थापिका है या कार्यपालिका है, जो भी, जैसे मान लो पहले से निर्धारित कोई कानून के विरुद्ध कानून बना देती है, तो न्यायालय क्या करते हैं? उन कानूनों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके और उसके बारे में निर्णय देते हैं कि ये कानून आपके ठीक नहीं है, तो उस कानून को यानी मान लो अवैध घोषित करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो निर्णय कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? घोषणात्मक निर्णय कहलाते हैं। और छठा इसका काम है संविधान के रक्षण का काम। संविधान की रक्षा न्याय विभाग द्वारा की जाती है। न्याय विभाग संविधान की पवित्रता और उसमें प्रतिपादित व्यवस्था की रक्षा का काम भी करता है। कभी कभी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कोई काम या कानून बना देती है, तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित करते हुए संविधान की रक्षा करने का काम करती है। मान लो कोई ऐसा कानून बन जाता है जो न्याय इसके विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो उस समय न्यायपालिका आगे आकर के और संविधान की रक्षा करती है। सातवां है इसका परामर्श संबंधी काम। अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर न्यायपालिका निर्णय देने के साथ साथ कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का काम भी करती है। जैसे मान लो सरकार के द्वारा किसी कानूनी प्रश्न पर परामर्श मांगा जाता है, तो उससे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित जो या कार्यरत जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, या उनकी जो कमेटी है, वो उन कानूनी प्रश्नों के बारे में परामर्श भी देती है। यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाता है, तो उदाहरण के लिए जैसे मान लो इस प्रकार के जो काम है वो इंग्लैंड में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रिया है, पनामा है, बुल्गारिया है, स्वीडन है, भारत है, इन देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है
जहां पर जैसे मान लो कई बार क्या है कि कोई कानून संबंधी पेच उलझ जाता है, तो उस उलझे हुए पेच को सुलझाने के लिए न्यायपालिका का सहारा भी लिया जाता है। एक प्रश्न बन जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए? इसके बारे में हमें बताना है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा आशय यह है कि न्यायपालिका को कानूनों की व्याख्या करने और न्याय प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, पहली बात यह है। और उन्हें कर्तव्य पालन में किसी तरह से अनुचित तौर पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि स्वतंत्र कैसे रह सकती है? एक न्यायाधीश जो है वो अपने विवेक से सोच करके किसी कानून के बारे में यानी अपना निर्णय देता है, तो वो ही एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। किसी संस्थान के या जैसे मान लो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के दबाव में आकर के कोई निर्णय देती है, तो उसे हम स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं कह सकते। अब स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसकी क्या महत्व है या उसकी आवश्यकता क्या है? यहां पर आपके प्रश्न आ सकता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व क्या है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की क्या आवश्यकता है। तो इसके बारे में पहली आवश्यकता तो यह है कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। शासन को मर्यादित करने के लिए या मर्यादा में रखने का काम न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, और नागरिकों की स्वतंत्रता और कानून की दृष्टि से व्यक्तियों की समानता, इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर ही की जा सकती है। न्यायपालिका को लोकतंत्र के प्राण कहा जा सकता है। न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्राण कहा जा सकता है। किसको? न्यायपालिका को। क्योंकि अगर मान लो न्यायपालिका नहीं होती है तो न्याय करने वाला नहीं होता, अर्थात फिर उससे लोकतंत्र की हत्या हो सकती है। न्याय की रक्षा हेतु न्यायपालिका का सबसे पहला काम है कानूनों की व्याख्या करके न्याय देना, न्याय प्रदान करना। न्यायपालिका ये कार्य तभी कर सकती है जबकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। यदि न्यायाधीशों पर किसी प्रकार का दबाव और बाहरी नियंत्रण होगा तो वे निष्पक्षता पूर्वक न्याय प्रदान नहीं कर सकेंगे। तो न्याय की रक्षा हेतु भी इसकी स्वतंत्रता आवश्यक है। इसके अलावा संविधान की रक्षा हेतु भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा का यह दायित्व उसी समय भलीभांति निभा सकती है जब वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। पांचवा है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। इसके अलावा है कि भाई जैसे ये तो आवश्यकता हुई, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय क्या है? उपाय क्या है कि किन आधारों पर हम न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रख सकते हैं? तो उसमें पहली बात है न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग। न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग, या यूं कह सकते हैं कि न्यायालय का संगठन, न्यायपालिका का संगठन, इसको हम न्यायपालिका का संगठन भी कह सकते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 3 विधियां प्रचलित है विश्व में। कौन कौन सी? जनता द्वारा निर्वाचन, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन और कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि विश्व में या राज्यों में न्यायपालिका या का संगठन क्या है? न्यायपालिका के संगठन में या न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कौन सी विधियां प्रचलित है? तो 3 विधियां हैं, जनता द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा और कार्यपालिका द्वारा। तो सबसे पहले देखिए, जनता द्वारा यदि किसी न्यायाधीश का निर्वाचन कर दिया जाता है, वोट देकर के किसी को न्यायाधीश बना दिया जाता है, तो क्या यह उत्तम है या उचित है? यह सर्वप्रथम फ्रांस में न्यायाधीशों की जनता द्वारा, फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता द्वारा निर्वाचित होने की पद्धति को अपनाया गया था। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस समय क्या है कि जो लोग क्रांति में आगे आए हुए थे वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे, उन्हें भले अच्छे का ज्ञान भी था। तो उस समय उनकी वो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने इस पद्धति को अपना लिया। लेकिन ये क्या है कि परंपरा बन गई। कई जगह क्या है, इसी परंपरा को आज भी निभाया जाता है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में और अमेरिका के कुछ अमेरिकी संघ में कुछ राज्यों में ये प्रचलित है, जहां पर जनता है वो एक न्याय अधिकारी चुनती है। अर्थात जिस प्रकार हम एक एमएलए एमपी का चुनाव करते हैं, भेजते हैं यहां से चुन करके, उसी प्रकार वो एक न्यायाधीश का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार की पद्धति के बहुत सारे दोष हैं। जैसे मान लो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनता द्वारा न्यायाधीश का निर्वाचन जनता द्वारा होता है, या न्यायाधीश का जनता द्वारा निर्वाचन विधि का वर्णन कीजिए या इसके पक्ष विपक्ष में दीजिए। तो इसमें इस प्रकार की बातें, लेकिन इसके दोष बहुत है। कौन कौन से दोष है?
दोष इसके ये हैं, पहला दोष तो ये है कि योग्य व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे। यदि वोट से काम करना करेंगे तो वोट तो जो लोकप्रिय होगा वही ज्यादा वोट ले लेगा, इसलिए एक योग्य व्यक्ति न्यायाधीश नहीं बन सकता। दूसरी बात है कि योग्यता और लोकप्रियता दो अलग अलग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव में जो विजय होती है वो लोकप्रियता के आधार पर होती है, योग्यता के आधार पर नहीं होती। जैसे मान लो वो कितना ही योग्य है, कानून का जानकार है, लेकिन जनता में वो यदि वो लोकप्रिय नहीं है तो क्या होगा, यानी वो न्यायाधीश नहीं बन सकता है। इसका अर्थ हुआ कि अयोग्य व्यक्ति का चयन होने का ज्यादा चांस रहते हैं। तीसरी बात है इसकी आलोचना की न्यायाधीश पद के लिए चुनाव की व्यवस्था होने पर दम्भी और बकवासी व्यक्तियों के न्यायाधीश बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कई आर्थिक आधार पर भी लोगों को आर्थिक आधार पर प्रलोभन देकर के भी वोट लिए जा सकते हैं। तो इससे क्या है कि यानी निष्पक्ष न्यायाधीश बनने के जो अवसर होते हैं वो कम होते हैं। चौथी इसकी आलोचना है कि न्यायाधीश जब राजनीतिक दल की सहायता से चुनाव लड़कर अपना पद प्राप्त करेंगे तो उनमें दलीय आधार पर पक्षपात करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। अब जैसे मान लो दो दल है और दो दल हैं, जैसे मान लो एक दल ए है और एक बी है, ए और बी दोनों दल जो है वो दोनों तरफ से अपने अपने न्यायाधीश खड़े करते हैं, जनता चुनाव देती है, और जैसे ए दल का व्यक्ति विजयी हो जाता है तो वो क्या करेगा, बी दल के बारे में सही निर्णय नहीं दे पाएगा। बी दल का व्यक्ति चाहे यानी चाहे निर्विरोध या निरपराध है, फिर भी उस पर क्या है कि उसको या उसे सही निर्णय नहीं मिल पाएगा। पांचवी इसकी आलोचना है कि निर्वाचित न्यायाधीश अपने पुणे चुने जाने की संभावना को बनाए रखने के लिए मतदाताओं को उचित अनुचित रूप में प्रसन्न रखने की चेष्टा करेंगे और इससे न्याय प्रशासन है वो कठपुतली बनकर रह जाएगा। एक इसकी अव्यवस्था यह भी है कि लोग क्या करेंगे, जैसे न्यायाधीश है वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता से बहुत अधिक यानी किसी को भी वो सही स्पष्ट निर्णय नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये जो निर्वाचन की विधि है, न्यायाधीशों की जो निर्वाचन की विधि है, ये सही नहीं है। दूसरी विधि होती है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन जो है सरकार के द्वारा, हम ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा निर्वाचन। अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में, पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन है वो व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। अमेरिका के कुछ राज्यों में और सोवियत संघ में या रशिया में और स्विट्जरलैंड, वहां पर न्यायाधीशों का निर्वाचन है वो व्यवस्थापिका करती है। लेकिन इस प्रणाली के दोष है, क्या है, ये पद्धति न्यायपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन बना देती है। अगर मान लो एक सरकार किसी को न्यायाधीश नियुक्त करती है तो वह न्यायाधीश उस सरकार के पक्ष में ही फैसले देगा। दूसरी इसकी आलोचना यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार उनका कानूनी ज्ञान, अनुभव, निष्पक्षता और योग्यता नहीं, वरन राजनीतिक दल के नेताओं की कृपा होगी। अगर मान लो इस प्रकार का काम होता है तो व्यवस्थापिका में जो नेता होते हैं वो राजनीतिक दल के व्यक्ति होते हैं, और यदि वो किसी को न्यायाधीश बनाएंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि राजनीतिक नेताओं की कृपा से, राजनीतिक दल के नेताओं की कृपा से वो न्यायाधीश बनेगा। और इस पद्धति से निर्वाचित न्यायाधीश कभी भी निष्पक्षता पूर्वक न्याय प्रदान करने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर व्यवस्थापिका का दबाव होता है, व्यवस्थापिका का दबाव होता है या सरकार का दबाव होता है। दूसरी जो प्रणाली होती है कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन, तीसरी प्रणाली कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन, और इस पद्धति में न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किया जाता है और विश्व के लगभग सभी राज्यों में यही पद्धति प्रचलित है। विश्व के लगभग सभी राज्यों में कार्यपालिका द्वारा जो निर्वाचन किया जाता है, कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन का अर्थ यह है कि व्यक्ति को उसके कार्य और योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। अब जैसे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की पहली बात तो ये थी कि भाई जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो ढंग से हो, 3 प्रकार की बता दी। अब दूसरी ये स्वतंत्र रखने की एक शर्त यह है कि लंबी पदावधि होनी चाहिए। यदि न्यायाधीशों को थोड़े समय के लिए नियुक्त किया जाता है तो उनकी स्वतंत्रता का अंत हो जाता है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा लंबी अवधि के द्वारा ही नियुक्त हो सकती है, यानी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो काफी लंबे समय के लिए होनी चाहिए। तीसरी बात है पद की सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षित पद होना चाहिए न्यायाधीशों का। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की रक्षा में पद की सुरक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि न्यायाधीशों की पदच्युति की पद्धति काफी जटिल होनी चाहिए ताकि न्यायाधीश किसी व्यक्ति या दल विशेष की दया पर निर्भर नहीं रहे। जैसे मान लो अभी वर्तमान में अपने भारत में जो न्यायाधीश को हटाने के लिए जो अभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो अभियोग की ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। तो जटिल होने से क्या है कि न्यायाधीश जो है अपनी जैसे आत्मसम्मान कह सकते हैं, या उसे जैसे मान लो अपनी नौकरी जाने का
या अपने पद को खोने का डर भी नहीं रहता। वह अपना, जैसे मान लो, यानी अपने बारे में अपना पक्ष भी वो रख सकता है। तो ये पद की सुरक्षा होना जरूरी है। चौथी बात है न्यायाधीशों का वेतन। अगर न्यायाधीशों का वेतन अल्प होगा, कम होगा, तो वे क्या करेंगे, यानी आर्थिक व्यवस्था को पूरा करने के लिए वो इधर उधर भी जाएंगे। तो इसलिए अल्प वेतनभोगी न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार का शिकार होने की आशंका सदैव बनी रहती है। इसलिए न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए उन्हें निश्चित और पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए, यानी उनके लिए इतना वेतन होना चाहिए जिससे क्या है कि उन्हें संतुष्टि हो। पांचवी जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के उपायों में है न्यायाधीशों की योग्यता होनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों का पद केवल ऐसे ही व्यक्तियों को प्रदान किया जाना चाहिए जिनकी व्यावसायिक कुशलता हो और निष्पक्षता उनकी सर्वमान्य हो, यानी उस जो सर्वमान्य निष्पक्ष व्यक्ति हो और जो वास्तव में योग्य हो, उन्हें ही न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। छठी एक बात है कि अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने का निषेध होना चाहिए। शक्ति के दूषित प्रयोग को रोकने के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीश को अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने का निषेध किया जाना चाहिए। अवकाश प्राप्ति के बाद वह अपने जहां कहीं, जिस न्यायालय में या जहां कहीं भी वह रहा है, तो वहां पर वो न्यायाधीश नहीं बन सके या एक यानी इस प्रकार की वकालत नहीं कर सके। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका जो अलग अलग होनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा जाए, ताकि कार्यपालिका है वो न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाए, जिससे अनावश्यक दबाव बनाने से क्या होगा कि यानी जो निर्णय है वो सही नहीं लिए जाएंगे। दबाव में दिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ ये न्यायपालिका से संबंधित आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप ऐड हो सकते हैं, ताकि टेलीग्राम पर आपके लिए जब भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के भी पूरे वीडियोस है वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर राजनीति विज्ञान की है, हिंदी की है, हिंदी जो आपके साहित्य है, जनरल इंग्लिश है, पॉलिटिकल है और हिस्ट्री है, इन सभी की बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।